अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा रिएक्ट जेएस के अंदर। ये हमारे पास एक वेबसाइट है जिसको हमने क्रिएट करना है रिएक्ट जेएस के अंदर। सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। टॉप पे हमारे पास नेविगेशन बार है। अगर मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अबाउट के लिए एक अलग से पेज भी मौजूद है। तो इस वीडियो में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि आप किस तरह से रिएक्ट जेएस के अंदर मल्टी पेजेस वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब होम के ऊपर आते हैं तो होम के ऊपर हमारे पास ये पोर्टफोलियो बटन है। अगर पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करें तो हमारा जो वेबसाइट है वो स्मूथ स्क्रॉल के साथ नीचे स्क्रॉल हो रही है। सबसे पहले आप इसका टॉप देखो तो हमारे पास एक हेडिंग है, साथ में थोड़ा सा टेक्स्ट है और हमारे पास ये बटन लगे हुए हैं और बटन के ऊपर हमने होवर इफेक्ट लगाया हुआ है। और नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास ये पोर्टफोलियो आ गया। पोर्टफोलियो के अंदर आप अपनी पोर्टफोलियो आइटम्स ऐड कर सकते हैं। और आप ये भी सीक्वेंस देखें कि आप एक दफ़ा जब कोई आइटम ऐड करते हैं, सेकंड आप आइटम ऐड करोगे तो उसकी इमेज एक साइड पे होगी और जो इसका टेक्स्ट है वो अलग साइड पे होगा। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। इसको भी हमने क्रिएट किया है HTML CSS की मदद से रिएक्ट जेएस के अंदर। और नीचे हमारे पास ये सोशल मीडिया आइकन्स आ रहे हैं, इनके ऊपर होवर करते हैं तो इनके ऊपर एक बड़ा प्यारा सा होवर इफेक्ट आ रहा है और नीचे हमारा एक प्यारा सा फुटर आ रहा है। तो इसको हमने क्रिएट करना है रिएक्ट जेएस के अंदर। इसको मैं फ्रॉम स्क्रैच आपको सिखाऊंगा। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो कोई मसला नहीं है, मैं आपको रिएक्ट जेएस की इंस्टॉलेशन से लेके एंड तक सिखाऊंगा कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। अब अगर आप इसका अबाउट पेज देखो तो अबाउट पेज के ऊपर भी बड़ा प्यारा सा कंटेंट आ रहा है। एक हमारे पास बटन है, साथ में हमारे पास ये इमेज है और ये आपके पास नीचे सोशल मीडिया आइकन्स आ रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया आइकन्स वाला जो कंपोनेंट है ना, ये जो मैंने होम के ऊपर लगाया हुआ है ना, इसी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, यही कंपोनेंट है और इसी कंपोनेंट को हमने वहाँ पे कॉल किया है। इस वीडियो में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि आप किस तरह से अपने कंपोनेंट्स को रीयूज कर सकते हो और टेम्पलेट्स के ऊपर या और पेजेस के ऊपर। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अपकमिंग वीडियोस के अंदर हमने इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। और नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने कोई भी खाली फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल के अंदर आप फर्स्ट कमांड लिखोगे रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए, तो आपने यहाँ पे लिखना है npm create और आप बाद में आपने लिख देना है with@latest। ये आपने कमांड कंप्लीट करनी है, npm create with@latest। उसके बाद आपने कर देना इंटर। इंटर करना है। आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी ऐप का क्या नाम रखना चाहते हो। ये हमारे पास नाम आ गया कि आप क्या नाम रखना चाहते हो। तो मैं इसको कोई भी नाम रख सकता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ माई ऐप। आप इसको पोर्टफोलियो ऐप या स्किल ऐप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। प्रोजेक्ट ने मैंने दिया माई ऐप। फिर हमने कर देना इंटर। इंटर करेंगे, हमारे पास नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, क्या वनीला, जावास्क्रिप्ट, VU, रिएक्ट, प्री रिएक्ट, किसके अंदर आप अपनी ऐप को बनाना चाहते हो। तो आपने आ जाना है रिएक्ट के ऊपर। इसको आपने फिर इंटर कर देना। इंटर करने के बाद आपके पास आ जाएगा टाइप स्क्रिप्ट प्लस SWC उसके और फिर आ रहा है आपके पास जावास्क्रिप्ट। तो आपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर सेलेक्ट करके इंटर कर देना। फिर आपके पास ये फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर आपके जितनी भी नेसेसरी फाइल्स होती हैं रिएक्ट जेएस के अंदर वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी। फिर आपके पास ये 3 कमांड्स आ रही हैं जो आपने बारी बारी रन करनी है। पहली आपकी कमांड आ रही है CD माई ऐप। इसका मतलब है कि आप अपने फोल्डर के अंदर नेविगेट कर रहे हो। तो हम यहाँ पे करेंगे CD माई ऐप और फिर हम कर देंगे इंटर। तो हम अपने फोल्डर के अंदर नेविगेट हो गए। उसके बाद हमने सेकंड कमांड लिखनी है npm इंस्टॉल। जस्ट आपने npm इंस्टॉल लिख के फिर इंटर कर देना। इंटर करोगे तो आपके npm जो पैकेजेस हैं नोड मॉड्यूल्स वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ये नोड मॉड्यूल्स सारे हमारे पास इंस्टॉल हो गए। उसके बाद आपकी थर्ड कमांड है npm run div। तो आपने यहाँ पे लिखना है npm फिर रन और फिर आपने div लिख के कर देना इंटर। तो आपकी रिएक्ट जेएस स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे पास URL बन जाएगा नीचे। ये हमारे पास URL बन गया। हम इसके ऊपर होवर करके फॉलो के ऊपर क्लिक करके इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो पहले से कोड लिखा है वो सारा हटाएंगे। तो उसके लिए आपने अब टर्मिनल को नीचे कर देना। अब हमें टर्मिनल की फ़िलहाल के लिए कोई ज़रूरत नहीं। फिर आपने आ जाना SRC के अंदर। SRC के अंदर आप आओगे main.js के अंदर। main.js के अंदर आपकी app.jsx जो कंपोनेंट है वो लगा हुआ है, साथ में आपका index.css है। अब ये जो आपकी index.css है ना, इसके अंदर ऑलरेडी पहले से कोड मौजूद है। इस सारे को आपने कर देना डिलीट। अब देखो दोस्तों, मैं आपको ना एक चीज़ इसके अंदर समझाना चाहता हूँ कि जब हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं ना,
कुछ कोड हमारा सेम होता है जो वेबसाइट के ऊपर बार बार रिपीट हो रहा होता है, उस सारे कोड को हमने index.css के अंदर लिख देना है। index.css ऑलरेडी हमारे पास main.jsx जो है हमारा मेन प्लगइन है उसके साथ लिंक है। तो हमारा जितना भी कोड होगा जो हमने तमाम कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई करना है, जिस तरह से आप फ़ॉन्ट साइज़ लगा लो, पैराग्राफ का जो फ़ॉन्ट साइज़ है अगर हम कर रहे हैं 1.6 पिक्सल या हम कर रहे हैं 1.6 REM, तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर सेम ही है। ये नहीं है कि कहीं पे आ रहा है 16 पिक्सल आ रहा है तो कहीं पे 10 पिक्सल हो जाएगा, वो हमारा सेम ही होगा। तो उसे हम index.css के अंदर डिफाइन कर देंगे। सेम इसी तरह से अगर हम कोई सेक्शंस लगा रहे हैं तो सेक्शंस की टॉप और बॉटम से जो पैडिंग है वो हर सेक्शन की इक्वल होती है, तो उसको भी हम index.css के अंदर रख देंगे। इस तरह से हेडिंग्स आ रही है, हेडिंग के कलर सेम होते हैं तो हम उन कलर्स को भी index.css के अंदर लगा देंगे। इस तरह से वेरिएबल्स होती हैं जो हमने अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करनी होती है, उन सब को हम index.css के अंदर लगाएंगे और ये हमारे से मिलने एक मेन फाइल होगी। बाकी जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे जस्ट उसके रिलेटेड जो CSS है ना हमने वो लिखनी है, उसके साथ हमने कोई भी अलग से CSS नहीं लिखनी, या उस कंपोनेंट के अलावा जो भी अननेसेसरी CSS है, मतलब उस प्लगइन के साथ उसका काम नहीं है, उसे बाकी जो प्लगइन्स हैं उनके ऊपर भी अप्लाई करना है, उस सब को हम index.css के अंदर रखेंगे। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि मैं आपको क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे स्टार मार्क लगाना है index.css के अंदर। यहाँ पे आप करोगे मार्जिन 0। अब मार्जिन 0, पैडिंग 0 ये आपकी हर टैग के ऊपर आपने अप्लाई करना है, तो इसको मैं रख दूंगा index.css के अंदर। फिर उसके बाद बॉक्स साइज इसको मैं कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स, और फिर हम कर देंगे इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन। साथ में हम लिस्ट स्टाइल भी लगा देंगे। हम जहाँ पे भी लिस्ट लगा रहे होंगे हमने लिस्ट स्टाइल नन ही करना होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे रूट मतलब वेरिएबल्स। तो हमारे वेरिएबल्स के अंदर हमने क्या यूज़ करने, हमने यूज़ करने कलर्स। मोस्टली तो हम कलर ही अप्लाई करवा रहे होते हैं ना, तो हमारे पास एक मतलब येलो कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, टेक्स्ट कलर, वो सारे हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। तो हम यहाँ पे येलो कलर लिखेंगे, yellow-CLR, और येलो कलर का हमारे पास जो कोड है वो है FDC435, ये हमारे पास कोड है। और फिर हमारे पास आ जाता है ब्लैक का कलर, ब्लैक का कोड जो हम इस वेबसाइट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे लिखिए 25282B। ये हमारे पास कोड आ गया इसका, ये हमारे पास ब्लैक का कोड हो गया। फिर हमारे पास आ गया इसका टेक्स्ट कलर, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट और कलर, तो ये हमारे पास टेक्स्ट कलर हो गया। और टेक्स्ट कलर हमारे पास है 82 और फिर 82 और फिर हमारे पास 82, ये हमारे पास कलर है टेक्स्ट का जो हमारे ऑलमोस्ट हर पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होना है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। अब ये 3 कलर हमारी वेबसाइट के ऊपर बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसको हमने index.css के अंदर डिफाइन कर दिया। फिर हम यहाँ पे HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल। अब 10 पिक्सल हमने क्यों नहीं करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका फ़ॉन्ट साइज़ सेट होता है 16 पिक्सल, तो उसको हमने एज REM काउंट करना मुश्किल है। तो जब हम कर देंगे फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल तो हमारे पास इसका जो REM है वो बन जाएगा 1। 10 पिक्सल इज़ इक्वल टू 1 REM। जो भी हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर देंगे ना, REM उसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 1 पिक्सल तो 1 REM और 1 पिक्सल इक्वल हो जाएंगे, और अगर मैं कर दूंगा 10 पिक्सल तो 10 पिक्सल और 1 REM इक्वल हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक हो गया। अब हमने अगर फ़ॉन्ट साइज़ कहीं पे इस्तेमाल करना है 25 पिक्सल तो हम लगाएंगे 2.5 REM। इस तरह से हमने जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट करना है, और बॉडी को आप सबसे पहले लगा दोगे बैकग्राउंड कलर। तो हमारे जो बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड कलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका कोड हमारे पास है F9 और FAFF। ये हमारे पास कलर है जो हमने बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है, F9 और यहाँ पे अगेन F, और ठीक हो गया। अब ये कलर हम पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई करवा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका पैराग्राफ का टैग। तो हम जहाँ पे P टैग इस्तेमाल करेंगे उसको हम कलर लगाएंगे, ये टेक्स्ट वाला, तो हमने कलर यूज़ किया, ये जो टेक्स्ट वेरिएबल है। और साथ में हम इसको लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज़ को हम लगाएंगे 1.6 REM। अब इसका क्या मतलब हो गया, 16 पिक्सल। अब जहाँ पे मैं पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल करूँगा तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ होगा 16 पिक्सल। फिर हम यहाँ पे एक टैग को सिलेक्ट करेंगे। अब कहीं पे भी मैं एक टैग लगाऊंगा उसका कलर हमारे पास होगा ब्लैक वाला, तो मैं यहाँ ब्लैक को सिलेक्ट कर लिया। फिर हम इसको लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज़, तो जहाँ पे भी हम एक टैग इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ होगा 1.5 REM।
और फिर हम यहाँ पे लगा देंगे इसके ऊपर ट्रांजिशन भी, क्योंकि ऑलमोस्ट आप जब भी एक टैग लगाते हो इसके ऊपर आप होवर करते हो, तो होवर करने के लिए आप यहाँ पे इसके ऊपर ट्रांजिशन लगा दोगे। ईज इन आउट 0.4 सेकेंड ईज इन आउट। फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे H1 के टैग को, जितने भी H1 के टैग है, H2 के टैग है, या H3 के टैग है, H4 H5, जितने भी हमारे H के टैग होंगे, मतलब जब भी हमने हेडिंग लगानी है तो हेडिंग के लिए हम इसके ऊपर कलर अप्लाई कर देंगे, वेरिएबल और ब्लैक वाला। और अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट H1 का कलर भी अप्लाई हो गया। अब हमने इसके ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली वो भी सेट करनी है, उसको हम लेटर ऑन कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे ना H3 को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे भी मैंने H3 को इस्तेमाल करना है ना, उसका मतलब होगा 3.2 REM, मतलब 32 पिक्सल, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे वेबसाइट के अंदर जो छोटी छोटी हेडिंग्स होती हैं वो हमारे पास सेम एक ही साइज़ की होती हैं, तो उसको मैं कर दूंगा H3 के अंदर। जब भी मुझे छोटी हेडिंग लगानी होगी जो बार बार रिपीट हो रही है, तो मैं लगा दूंगा H3 टैग के अंदर, तो उसके ऊपर 3.2 REM फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे कि हम एक कंटेनर जहाँ पे भी लगाएंगे तो उसको हम एक स्पेसिफिक यहाँ पे हाइट वेट से लगा सकते हैं, तो मैं इसको जस्ट वेट से लगाऊंगा। इसको मैं लगा दूंगा 90%, और फिर हम इसको कर देंगे मार्जिन 0 ऑटो, ताकि ये हमारे पास सेंटर में ही आ जाए। तो जब भी मुझे कंटेंट एक कंटेनर के अंदर चाहिए होगा तो मैं जिसके ऊपर भी क्लास अप्लाई करूंगा डॉट कंटेनर, तो ये वाली स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। फिर जब भी मैं सेक्शन का टैग इस्तेमाल करूंगा तो सेक्शन के ऊपर मैं यहाँ पे पैडिंग लगा दूंगा। पैडिंग इसको मैं लगा दूंगा 10 REM, और टॉप और बॉटम से लेफ्ट राइट से 0। फिर टेक्स्ट लाइन, और टेक्स्ट लाइन कर दूंगा मैं सेंटर, कि जब भी मैं यूज़ कर रहा हूँ सेक्शन टैग तो उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सेंटर में होगा, और पैडिंग उसके ऊपर इसलिए अप्लाई हो जाएगी। फिर जो सेक्शन टैग है ना, इसके अंदर मैं H2 का टैग इस्तेमाल करूँगा, तो उसके ऊपर मैं फ़ॉन्ट साइज सेट कर दूंगा 4 REM, मतलब जब भी मैं इसके अंदर H2 का टैग इस्तेमाल करूँगा हेडिंग के लिए, तो मैं इसको फ़ॉन्ट साइज लगा दिया 2 REM। फिर हम यहाँ पे इसको पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग इसको हम लगा देंगे 2 REM टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 0 जो H का टैग है। और इसको हम लगा देंगे पोजीशन इसकी रिलेटिव, और साथ में हम लगा देंगे डिस्प्ले इसका इनलाइन ब्लॉक। ठीक हो गया। अभी हमारी स्टाइलिंग है जो हमारी वेबसाइट के ऊपर बार बार इस्तेमाल होनी है, इसको मैंने पहले से ही अलग CSS फाइल के अंदर रख दिया। फिर आपने आ जाना app.css के अंदर। app.css को आप बेशक डिलीट कर दो, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर आपने आ जाना app.jsx के अंदर। अब app.jsx के अंदर ये आपके पास पहले से कोड लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको हटा देंगे, क्योंकि ये सारा कोड हमें नहीं चाहिए, तो ये सारा मैंने हटा दिया और यहाँ तक। फिर इसके ऊपर ये हमारे पास स्टेट वगैरह आ रहे हैं, इन सब को भी ऊपर वाले को हटा दो। अब ये जस्ट हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट रह गया। अब इसके अंदर मैं कोई भी हेडिंग लगा देता हूँ, जिस तरह H3 के लेके मैं इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, HE लिख देता हूँ। सेव किया, अब इसको चेक करेंगे, मेरे पास ये जस्ट HE आ गया, और बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई है, और साथ में HE जो है ये भी हमारे पास थोड़ा इस तरह से आ रहा है। अब इसके ऊपर हम ना फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो भी अप्लाई करवा लेते हैं, कि जो फ़ॉन्ट फैमिली हमारी बार बार इस्तेमाल होनी है ना, वो भी हम इसके अंदर लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली, या font.google.com, यहाँ पे फ़ॉन्ट इसको क्लिक किया। अब इसके अंदर हमने जो इसके अंदर फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, एक कर रहे हैं पुपिन का, और हेडिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं मरिंडा। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा मरिंडा को, मरिंडा, और सर्च करेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। मैं आई थिंक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट किया होगा, तो ये मेरे पास सारा ये मरिंडा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, और इसके नीचे ये पुपिन, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड किया। आप यहाँ पे सर्च कर लेना स्पेलिंग, आप यहाँ से देख सकते हो। मेरे पास थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ, अब ये मेरे पास आ रहा है। वो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ना सर्च नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। आप इसमें से कुछ 2-3 फ़ॉन्ट इसके सिलेक्ट कर लो, फिर आप पुपिन को सर्च करो, और पुपिन के भी 2-3 यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करो, और ये जो आपका ऊपर ये कोड है इसको आप कॉपी करके जो आपकी index.css की फाइल है ये वाली, इसके अंदर लगाओ, जिसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट सारे कोडिंग है जो हमने बार बार इस्तेमाल करनी है। अब फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो भी हमारे एक ही इस्तेमाल होनी है, तो मैं उसको यहाँ पे लगा दूंगा। फिर हमारे पास ये आ रहा है कि आपने इसको अप्लाई किस तरह से करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा, और जो बॉडी टैग है उसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा। इसको बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया, और जो हेडिंग्स है, हेडिंग के लिए इन दोनों को मैं कट कर लेता हूँ, कि जब भी मैं हेडिंग इस्तेमाल करूँगा, हेडिंग के लिए मैंने ये फैमिलीज इस्तेमाल करनी है। बाकी जो सिर्फ पी का टैग है या ए का टैग है, या स्पैन के अंदर कोई चीज़ लेता हूँ तो उसके ऊपर पोपिन आ जाएगा। लेकिन जो हेडिंग है, हेडिंग सारी मेरी ये होगी, थोड़ी क्रॉस से होगी, और ये हमारे पास ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी। ये हमारे पास एक नीचे भी सिलेक्ट होगी फ़ॉन्ट फैमिली, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। आई थिंक हमने यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट कर लिया, तो आपने यहाँ से इसको रिमूव कर देना। अब अगर देखेंगे
तो इसके ऊपर ये फाउंड फैमिली जो है वो अप्लाई हो जाएगी, जो हमने इसके ऊपर अप्लाई की है। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हमने ये फाउंड फैमिली अप्लाई कर दी जो हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी थी। और अब आएंगे हम app.jsx के अंदर। अब यहाँ पे मैंने ना कंपोनेंट्स लेने हैं। सबसे पहले लूँगा मैं हेडर के लिए, तो यहाँ पे एसिड वाला फोल्डर मैं डिलीट कर दूंगा और SRC के अंदर मैं यहाँ पे टॉप पे सिलेक्ट करूँ, एक फोल्डर बनाऊंगा, इसको बना दूंगा कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स के अंदर पहला कंपोनेंट लूँगा हेडर के नाम से। इसको आप हेडर रखना चाहो, नैव रखना चाहो, जो भी आपका दिल करे आप इसको नाम रख सकते हो। तो मैं इसको नाम रखूँगा हेडर। और हेडर के अंदर मैं एक पहली फाइल लूँगा header.jsx, header.component.jsx। और इसके अंदर एक और फाइल क्रिएट करूँगा, उसको मैं नाम दूंगा nav.component.jsx। इसके अंदर हम अपनी नेविगेशन का कोड रखेंगे और हेडर के अंदर हम अपना जो बाकी हेडर का कोड होगा वो सारा लिखेंगे। अब इसको हमने स्टाइल भी करना है, तो स्टाइल करने के लिए इसी फोल्डर के अंदर एक फाइल भी क्रिएट कर लूँगा, उसको मैं नाम दूंगा style.css दे दिया। और अब जो हमारे पास ये नैव कंपोनेंट है ना, नैव के अंदर हम पहले अपनी जो नेविगेशन है उसको लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे कंपोनेंट, इसका हम नाम देंगे नैव बार कॉन्स्टेंट। और नैव बार यहाँ पे ये हमारा कंपोनेंट लग गया। इसका हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे कि हमारे पास कौन से इसकी वैल्यू रिटर्न हो। यहाँ पे रिटर्न के अंदर हम लगा देंगे एक डिव, जिसको हमने क्लास लगा देंगे कंटेनर। अब कंटेनर को हमने R&D विड्थ वगैरह सेट की हुई है, और एक हम इसको सेकंड क्लास लगाएंगे, वो होगी हमारे पास नैव बार। ठीक हो गया। फिर इसके अंदर हम एक और डिव लेंगे जिसको हमने क्लास लगा देंगे लोगो के लिए। इसके अंदर हम अपना लोगो रखेंगे और लोगो के अंदर जस्ट मैं अभी लोगो ही लिख देता हूँ। और इसके अंदर एक और डिव लेंगे जिसके अंदर हमें अपनी नेविगेशन लिखनी है। तो इंस्टेड ऑफ डिव मैं यहाँ पे नैव का टैग इस्तेमाल कर सकता हूँ। और नैव के अंदर हम एक लेंगे UL का टैग, UL के अंदर LI और LI के अंदर A का टैग। और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देंगे होम, और सेकंड इसको हम दे देंगे यहाँ पे अबाउट, किसके अंदर हमारे पास एक अबाउट मेन्यू बन जाए। और थर्ड हमारे पास हो जाएगा पोर्टफोलियो के लिए, तो यहाँ पे हम देंगे पोर्टफोलियो। सेव किया। अब ये हमारे पास एक नेविगेशन के लिए कंपोनेंट लग गया। इसको यहाँ मैं करूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे कर देंगे इसको नैव बार जो हमने ऊपर इसको नाम दिया हुआ है नैव बार। ठीक हो गया। अब आएंगे अपने हम header.jsx के अंदर, और हेडर के अंदर हम यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करेंगे हेडर यहाँ पे। और हेडर को हम इक्वल कर देंगे इस तरह से एक एरो फंक्शन, और ये हमारे पास एक समझ कंपोनेंट बन गया। इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और नॉट डिबगर डिफ़ॉल्ट के अंदर हम इसको डिफ़ॉल्ट कर देंगे एक्सपोर्ट। हेडर हो गया। अब ये जो हमने नैव कंपोनेंट लगाया था इसको हम यहाँ पे इसके अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं नैव बार को सिलेक्ट करूँगा, नैव बार, और इसको मैं यहाँ से कट करके हेडर के ऊपर इसको लगा दूँगा, इसको लगा दिया। और ये जो हमारे पास nav.component है ना, इसी के अंदर मैं जो स्टाइल की फाइल है उसको भी इंपोर्ट कर लूँगा। तो हमारी जब नैव के अंदर स्टाइल और CSS लग गई तो इसको हमने लिंक कर दिया है हेडर के अंदर। तो हेडर का जो कोड होगा उसको भी हम इसी फाइल के अंदर स्टाइल कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये जो हेडर कंपोनेंट है इसको हमने app.jsx के अंदर कॉल कर लेना है। और ये हमारे पास ऐप आ गया, इसके ऊपर मैं हेडर को कॉल कर सकता हूँ। हम करेंगे हेडर, यार हेडर कंपोनेंट, और इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं जिस तरह से हम कंपोनेंट्स लगाते हैं। सेव किया। अब इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास नेविगेशन बार आ गई, जो हमने वहाँ पे लगाई थी ना, सेम वो वाली नेविगेशन बार हमारे पास आ गई। अब ये जो हेडर है इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो जब हमने इस नैव बार को मतलब हाँ भर के इसके अंदर हेडर के अंदर हमने नैव बार को इंपोर्ट किया। इसके नीचे हम एक डिव लेंगे जिसको हम क्लास लगा देंगे कंटेनर, और एक और हम इसको क्लास लगा देंगे कंटेंट। और कंटेंट के अंदर हम एक डिव लेंगे जिसको हम नाम देंगे टेक्स्ट कंटेंट। और टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हम एक स्पैन का टैग लेंगे। इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे UI/designer, UI/UX। और ये हमारे पास फिग्मा टेम्पलेट है, तो मैं यहाँ पे फिग्मा टेम्पलेट को भी साथ ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास टेम्पलेट आ गया जिससे हम अपनी हेडिंग और बाकी चीज़ें कॉपी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और ये हमारे पास आ रहा है इसकी हेडिंग। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ये हमारी हेडिंग इसके अंदर पेस्ट होगी। और माई नेम के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे BR का टैग, क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो कंटेंट है वो ब्रेक हो रहा है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे P का टैग लेना है, तो यहाँ पे P का सेलेक्ट करेंगे। P के अंदर हमने ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है
इस सारे को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको लगा देंगे और ये हमारे पास यहाँ पे ऐड आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम ना अपनी जो लाइन है वो ब्रेक कर देंगे। ये फर्स्ट यू आ रहा है यहाँ पे और ये यू कैन यहाँ तक हम, और इसके साथ हम बियर के टैग्स लगा देंगे ताकि हमारी लाइनें जो है वो ब्रेक हो जाए। और इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसके आगे पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे। और अब अगर हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास हमारा कंटेंट भी आ रहा है। ठीक हो गया। ये हमारी हेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, तो इसको मैं देख लेता हूँ। पहले आता हूँ मैं अपने ये index.css के अंदर। आई थिंक इसका फ़ॉन्ट साइज हमने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है पी का, तो मैं इसको 1.5 कर देता हूँ। अब सेव कर चेक करते हैं तो ठीक है, अब ऑलमोस्ट ठीक है। बाकी इसकी हेडिंग का साइज़ थोड़ा सा है डिफरेंट, इसको हम कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने आ जाना है header.component के अंदर। इसके अंदर हमने इसको भी लगा लिया। अब पैराग्राफ के नीचे हमने लेनी है एक div जिसका अंदर हमने बटन्स लेने हैं, तो यहाँ पे हम क्लास लेंगे BTN। BTN के अंदर हम एक टैग लेंगे और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देंगे लिंक्डइन। पहला हमारा होगा प्रोजेक्ट, जो बटन है प्रोजेक्ट, और सेकंड हमारे पास होगा लिंक्डइन। तो यहाँ पे हम लिंक्डइन को भी लिख लेंगे लिंक एस, और ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट कंटेंट एंड हो रहा है ना, उसके फ़ौरन बाद आप यहाँ पे एक और div लो जिसको हमने क्लास लगा देनी है इमेज। इसके अंदर हमने अपनी इमेज लिखनी है, रखनी है, और इमेज के अंदर हम यहाँ पे लेंगे इमेज का टैग, और इमेज के अंदर हम अपनी इमेज पुट करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर देखो तो आपके पास ये इमेज आ रही है, ये वाली। अब इस इमेज को मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मेरे पास इमेजेस मौजूद है, तो इनमें से ये मेरे पास इमेज है, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने फोल्डर के अंदर जहाँ पे मेरा हैडर है ना, SRC और हैडर वाला कंपोनेंट, अब हैडर के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। इसको पेस्ट कर दिया और अब इसको मैंने यहाँ पे लगाना है, तो लगाने के लिए पहले इसको ऊपर इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट और इमेज या हैडर इमेज, जो भी आप इसको नाम देना चाहो। मैं इसको कर देता हूँ हैडर इमेज, यहाँ पे हेड इमेज, और फ्राम के बाद हम यहाँ पे इस इमेज का नाम दे देंगे। इसका नाम हमारे पास है profile.png, और ये जो हमारे पास लिंक है इसको कॉपी किया और इसके SRC के अंदर हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे यहाँ पे। और अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास इमेज लगी हुई है कि नहीं। तो ये हमारे पास इमेज भी लग गई और ऊपर हमारे पास टेक्स्ट भी आ रहा है। अब हमारा कंटेंट ऑलमोस्ट हेडर सेक्शन का कंप्लीट हो गया। इसके अंदर जो भी हमने टेक्स्ट इसका देना था, अब हमने इसको स्टाइल करना है। तो इसको स्टाइल करना बिल्कुल सिंपल सा है। आपने आ जाना है अपनी ये जो इसकी style.css की फाइल है इसके अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है इसकी नेविगेशन बार। तो हम यहाँ पे नेविगेशन बार को जो क्लास लगाई थी ना नैव बार, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले इसको हम लगा देंगे फ्लेक्स, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और फिर हम इसको लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगा देंगे 1 REM टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0। फिर नैव बार के अंदर जो लोगो है नैव बार डॉट लोगो, और लोगो के अंदर जो H3 का टैग है उसको हम देंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को मैं दूंगा 2.2 REM, और यहाँ पे नैव बार के अंदर जो नैव का टैग है, नैव के अंदर जो हमारे पास आगे UL का टैग उसको सिलेक्ट किया, उसको भी हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और गैप इसको हम लगा देंगे 3 REM ताकि इनके दरमियान 3 REM का गैप हो। हमारे पास नेविगेशन बार अच्छे से स्टाइल हो जाएगी। तो ये हमारे पास नेविगेशन बार साइड पे चलेगी और ये लोगो हमारे पास साइड पे आ गया। अब लोगो का हमने H3 लगाया हुआ है, तो H3 के ऊपर हमने अब इसको फ़ॉन्ट साइज़ को सेट किया था 3.2 REM। तो ये हमारे पास ज़्यादा बनता है और ये हमारे पास थोड़ा क्यों आ रहा है। अगर मैं अब इसको इम्पोर्टेंट करूँ, फिर हम देखते हैं इम्पोर्टेंट सेव किया, और अगर मैं चेक करूँ हमारा नैव कंपोनेंट, और इसके अंदर ये इसको मैंने वैसे ही लिखा हुआ है तो इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा। तो मैं इसको H3 टैग के अंदर लिखता हूँ लोगो को, और अब अगर चेक करूँगा तो हमारे पास इसकी हेडिंग ठीक आ रही है। और अब बेशक इसकी इम्पोर्टेंट को हटा दो और आ जाओ अपने style.css के अंदर जो नैव के लिए, और यहाँ पे इसका बेशक फ़ॉन्ट साइज़ एक दफ़ा हटा के चेक कर लो। तो ये हमारे पास लोगो भी ठीक आ गया और साथ में हमारी नेविगेशन बार भी ठीक आ गई।
अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है इसका बाकी कंटेंट, ये मेन्यूज, इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट लगाएंगे। जब इसके ऊपर होवर करें तो इसका कलर चेंज हो, तो मैं यहाँ पे नैव का टैग यहाँ पे इसको कॉपी किया, यूएल, और यूएल के अंदर हमारे पास एल आई का टैग, एल आई के अंदर हमारे पास ए का टैग। ए के टैग को हम करेंगे यहाँ पे कलर वेरिएबल, और यूज़ करें हम येलो कलर, और इसके हम लगाएंगे होवर के ऊपर, कि जब इसके ऊपर होवर करें, और ट्रांजिशन इसके ऊपर हमने ऑलरेडी सेट की हुई है। अब इसको होवर करेंगे, ये हमारे पास इसके ऊपर जो मेन्यूज़ है वो भी एनिमेट हो गया और इसके ऊपर होवर इफेक्ट लग गया। अब उसके बाद हम आएंगे अपने बाकी कंटेंट के अंदर, तो मैं यहाँ पे आऊँगा अपने कोड के अंदर, यहाँ पे हम लिखेंगे हेडर पार्ट। तो यहाँ पे ना हमारा जो भी कंटेंट लिखा हुआ था ना, ये वाला मतलब हमने हेडर के अंदर, तो इसको हम ना हेडर टैग के अंदर रैप कर देते हैं। तो वो यहाँ तक इसको मैं कट करके एक लेता हूँ हेडर का टैग, और हेडर का टैग लेके इसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब स्टाइल और सीएसएस के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम हेडर को सिलेक्ट करेंगे, हेडर को हम कर देंगे हाइट 100 VH, साथ में उसका विड्थ भी लगा देंगे 100%, ताकि हमारे पास फुल बॉडी की हाइट विड्थ को ये कंटेन कर ले। पोजीशन इसके हम कर देंगे रिलेटिव, और ओवरफ्लो इसका हम कर देंगे हिडन। फिर इसके अंदर जो हमारे पास कंटेंट है, हेडर के अंदर जो कंटेंट है उसको हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और फिर हाइट इसका हम कर देंगे 80%। ऑलरेडी हमने उसको लगाई हुई है 100 VH का जो 80% है वो इसके अंदर आ जाएगा। और हम इसको अब दे देंगे लाइन आइटम इसका हम कर देंगे सेंटर। फिर इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट आ रहा है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हेडर टैग, हेडर के अंदर हमारे पास कंटेंट, और कंटेंट के अंदर हमने एक और डिव ली हुई है टेक्स्ट कंटेंट। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और इसको हम लगा देंगे फ्लैक्स 50%, यहाँ पे 50% किया, सेव किया। अब इसके अंदर हमारे पास H1 का टैग है, उसको भी हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे H1, और उसको हम देंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 6.4 REM। फिर इसके अंदर हमारे पास P का टैग है, तो उसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे P के टैग को, और उसको हम दे देंगे जस्ट मार्जिन, ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए 2 REM और 0। और अगर आप इसको हम चेक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका स्टाइल आ गया। और ये इमेज हमारे पास थोड़ा सा इशू कर रही है, तो उसकी टेंशन नहीं ली, इमेज को भी हम ठीक कर लेते हैं। जैसे हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट लगानी है, उससे पहले कि मैं इसको एक दफ़ा बेशक हाइड कर देता हूँ, ताकि आपका बाकी कंटेंट एक दफ़ा स्टाइल हो जाए। तो ये हमारे पास हेडिंग इसकी बन गई, और नीचे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। अब ये हमारे पास नीचे बटन्स है, तो अब बटन को हम स्टाइल करेंगे। तो बटन के लिए हमने इसको डिव लगाई है BTN, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडर के अंदर जो हमारे पास है डॉट कंटेंट, ये पूरी हम यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, यहाँ तक और यहाँ तक। अब इसके अंदर सबसे पहले एक टैग को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जो बटन्स हैं वो हम, बल्कि इससे पहले हम इसको लगाएंगे BTN के जो हमारी मेन डिव है, उसको हम लगा देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि हमारे जो बटन्स हैं वो एज अ फ्लैक्स शो हो जाए। मार्जिन इसका हम कर देंगे 1.5 REM, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 0, गैप हम लगा देंगे 20 पिक्सल का, या इसको हम 2 REM भी कर दें, तभी हमारे पास 2 पिक्सल बन गया। अब यहाँ तक इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ तक। अब इसके अंदर एक टैग को सिलेक्ट करूँगा। अब देखो, अब ये जो ए का टैग है ना, इसको मैं स्टाइल करूँगा, और इसका जो स्टाइल होगा ना, और बी का टैग, बी का होवर वाला इसका मेन स्टाइल होगा, और जो बी का मेन स्टाइल है इसकी होवर पे होगा। अब भी आपको मैं करके बताता हूँ, फिर आपको सही से समझ आएगी। तो मैं यहाँ तक इसको कॉपी किया, और फिर हम इसके जो BTN है ना, NTH चाइल्ड सेकंड, मतलब जो सेकंड बटन है उसके होवर के ऊपर, तो ये एक ही हम स्टाइल लिखेंगे, 2 बटन के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा यहाँ तक। और ये मेरे पास लैम्डा आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर, अब इसको हम दे देंगे डिस्प्ले इसको हम देंगे इनलाइन ब्लॉक, और पैडिंग, यहाँ पे पैडिंग इसके ऊपर हम कर देंगे 1 REM, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 2 REM। और बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम कर देंगे येलो कलर, और साथ में बॉर्डर से हम करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और साथ में हम कर देंगे इसके जो वेरिएबल है उसके येलो कलर। ठीक हो गया। अब सेव करेंगे। एक हमारे पास बटन स्टाइल हो गया और ये वाला, लेकिन अब इसके सेकंड के होवर के ऊपर बनना था, तो ये हमारे पास सेकंड दोनों के ऊपर ऑलमोस्ट सेम स्टाइल जो वो अप्लाई हो गया। तो मैं अब इन दोनों को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसके आता हूँ, और
जो फर्स्ट वाला है इसके होवर पे आते हैं कि फर्स्ट वाले के ऊपर जब होवर किया जाए, और जो सेकंड वाला है ना ये वाला, इसका नॉर्मल स्टाइल हो। अब इसके ऊपर हम जो स्टाइल अप्लाई कर देंगे वो इसके मेन बन जाएगा और दूसरे का होवर बन जाएगा। इसका मैं कर दूंगा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट और साथ में बॉर्डर इसका कर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड, और वेरिएबल इसका कर दूंगा मैं ब्लैक वाली, ब्लैक डैश CLR, या मैं यहाँ से इसकी जो वेरिएबल का नेम है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास वेरिएबल का नेम है, इसको कॉपी किया स्टाइल और सिस के अंदर, यहाँ पे इसको लगा दूंगा। अब सेव करके इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास 2 बटन स्टाइल हो गए। इसके ओवर के ऊपर ये वाला स्टाइल बन गया और इसके ऊपर ओवर के ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई हो गया। आई होप आपको समझ आ गई किस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो वो वाली स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई होगी। देखिए ओवर किया तो इसके ऊपर ये स्टाइल और इसके ऊपर वो वाला स्टाइल बन गया। ये होता है सूडो एलिमेंट की मदद से, वो आपको सूडो एलिमेंट जो है वो समझा रहा था। अब इसके अंदर जो हमारे पास इमेज है अब उसको ठिकाने लगाते हैं। तो पहले हम उसको यहाँ पे कर देंगे अनकॉमेंट, पहले इसको देखते हैं कि कितना बिगड़ सकती है, बिगड़ ले। तो ये हमारे पास इस तरह से बिगड़ रही है। अभी हम इसको सेट कर लेंगे। इसकी क्लास को कॉपी किया, आएंगे स्टाइल और स्टिचेस के अंदर और यहाँ पे हम जस्ट सेलेक्ट करेंगे हेडर का टैग। हेडर के अंदर हमारे पास कंटेंट के अंदर एक डिव है हमारे पास इमेज वाली, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे फ्लैक्स 50%। वो बच्चा ना भी लगाए इतना इशू नहीं, मतलब उसका फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन आप लगा दो। और पोजीशन इसको हम कर देंगे एब्सोल्यूट, और राइट इसका हम राइट साइड पे हम कर देंगे इसको 0, और टॉप से भी 0 कर देंगे, और साथ में इसको हम लगा देंगे जी इंडेक्स हम कर देंगे इसका -1। सेव किया, यहाँ पे -1 सेव किया, बूम। अच्छा नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? अच्छा ये हेडर का हमने सही तरह से लिखा ही नहीं है, हेडर किया और सेव, बूम, ठीक हो गया। इमेज हमारे पास स्टाइल होगी। अब इसके अंदर हमारे पास इमेज का टैग है, अगर आप या देखो ठीक हो गया। अब इसके अंदर इमेज का टैग है, उसको मैं जस्ट राइट लगा दूंगा 0, ताकि अगर हमारे पास स्क्रीन साइज चेंज भी हो तो हमारे पास इमेज जो है वो चिपकी रहे। यहाँ पर इमेज का टैग और इसको मैं कर दूंगा राइट 0, ना भी करो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर मैं ये कर दूंगा तो ये और हमारे पास फिक्स हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हेडर सेक्शन इसका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है इसका पोर्टफोलियो सेक्शन। तो अब हम पोर्टफोलियो सेक्शन को क्रिएट करते हैं। अब इसका पोर्टफोलियो सेक्शन बनाने के लिए आपने कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है, जिसका आप नाम रख दोगे पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो के अंदर आपने एक फाइल क्रिएट करनी है जिसको आपने नाम देना है पोर्टफोलियो डाटा, जिसके अंदर आप अपने पोर्टफोलियो का डाटा लिखोगे data.jsx। ठीक हो गया, portfolio.data.jsx। अब सेकंड आप यहाँ पे फाइल इसके अंदर क्रिएट करोगे, तो सेकंड फाइल आप उसका नाम रख दोगे इसके अंदर, इसी फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ पे उसका आप नाम दोगे portfolio.component.jsx। एक हमारे पास डाटा वाली फाइल बनेगी और दूसरी हमारे पास बनेगी कंपोनेंट वाली। अब इसके अंदर तीसरी हम फाइल क्रिएट करेंगे, उसका हमारे पास नाम होगा style.css। इसके अंदर हम style.css कोड लिखेंगे। अब portfolio.data के अंदर आपने ये वाला कोड पेस्ट कर देना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा होगा। अब इसके अंदर क्या है, हमारा JSON फॉर्मेट है। अब इसके अंदर ये आपके पास इमेज 1 और ये आपकी इमेजेस कहाँ से आ रही है, ये हमारे पास एक इमेज का फोल्डर है, उसको मैं यहाँ पर ड्रैग करके ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो इमेजेस है वो मौजूद है। ये वाला इमेजेस वाला फोल्डर, ये वाला जो मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर, इसको मैं ड्रैग करके और यहाँ पे ओपन कर इसके पोर्टफोलियो के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके अंदर हमारे पास इमेज है 1.png, 2.png और 3.png। 3 हमारे पास इमेजेस हैं मुख्तलिफ किस्म की। इन तीनों को आपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दिया और अब हमने यहाँ पे लिया एक JSON फॉर्मेट। JSON के अंदर आप क्या करते हो कि अब एक एरे लिया, ऑब्जेक्ट एरे, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने अपना डाटा लिखा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक। आप यहाँ पे अपना लिंक लगा सकते हो। अगर आपका एक्सटर्नल कोई मौजूद है ना, मतलब पोर्टफोलियो मौजूद है, तो आप उसका यहाँ पे लिंक डाल सकते हो। सेम इस तरह से सेकंड को भी और फिर हमने थर्ड को भी, तीनों को हमने इस तरह से कर दिया। जैसे इसके अंदर टाइटल चेंज है, डिस्क्रिप्शन चेंज है, लिंक जो है वो चेंज है। अब ये चीज़ क्या है, ये JSON फॉर्मेट होता है, जिसे आप ऑब्जेक्ट फॉर्मेट भी कहते हो। ये ऑब्जेक्ट की सूरत में आप अपने डाटा को सेव कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आपके रिएक्ट के अंदर आपने कंटेंट को मैनेज ही इसी तरह से करना होता है कि आपका जो कंटेंट बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप अलग से एक जो ऑब्जेक्ट की सूरत में स्टोर करवा दो। ये आपको नीचे फाइल मिल रही होगी, इसको लगाना बिल्कुल सिंपल सा है। अब यहाँ पे इसको एक दफ़ा देखोगे, या अगर आपने बेसिक रिएक्ट या इसके ट्यूटोरियल्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि इसको हमें किस तरह से सेट करना है। अब इसको हम यहाँ पे मैप करेंगे, तो
तो उसके लिए हम आएंगे अपने पोर्टफोलियो कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे हम लेंगे कांस्टेंट, इसको हम नाम दे देंगे पोर्टफोलियो और यहाँ पे ये हमारे पास कंपोनेंट है, इसके अंदर हम कर देंगे इसको रिटर्न यहाँ पे, और साथ में हम कर देंगे इसको एक्सपोर्ट किया और डिफ़ॉल्ट पोर्टफोलियो। अब ये जो पोर्टफोलियो है उसका हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारा जो app.jsx है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट और यहाँ पे हमारे पास पोर्टफोलियो, और इसको यहाँ से काट करके नीचे या कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे। अब हेडर भी हमारा यहाँ पे लग गया और पोर्टफोलियो भी लग गया। अब जस्ट पोर्टफोलियो के अंदर हमारा जो बाकी डाटा उसको हमने मैप करना है, तो सिंपली आप आएंगे पोर्टफोलियो कंपोनेंट के अंदर, और जो आपका ये पोर्टफोलियो डॉट डाटा है ना, इसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना। आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे और इसका आप नाम लिखोगे जो आपने वहाँ पे रखा हुआ है पोर्टफोलियो डाटा। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो डाटा डॉट JSX नहीं, पोर्टफोलियो डॉट डाटा, ये इस फाइल के अंदर हमारे पास डाटा मौजूद है। तो इसको हमने यहाँ पे मैप करना है, तो उसके लिए सबसे पहले एक सेक्शन का टैग लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक अलग से सेक्शन भी तो है। और इसके अंदर हम लेंगे एक डिव, जिसको हम क्लास लगा देंगे पोर्टफोलियो सेक्शन, पोर्टफोलियो डैश सेक्शन, या इसको आप पोर्टफोलियो कंटेनर कर दो, क्योंकि इसके हमने वेट थोड़ी सी दूसरे से चेंज करनी है। और इसके अंदर आप लोगे एक H2 का टैग, जिसके अंदर आप लिख दो H2 और जस्ट आपने लिखना है पोर्टफोलियो, और इसके अंदर आप लोगे यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के बाद इसका आप नाम लिखोगे डॉट मैप, यहाँ पे आइटम, और यहाँ पे इसको आप कर दोगे रिटर्न। अब जब भी आपने मैप यूज़ करना, मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज़ किया, आपने करली ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल करनी, हमेशा आपने यहाँ पे ये जो छोटे ब्रैकेट्स हैं प्रिंसेस हैं वो इस्तेमाल करने हैं। फिर हम यहाँ पे इसको एक ये सेट कर देंगे फ्रैगमेंट, इसके अंदर एक डिव ली और डिव का हम क्लास लगा देंगे पोर्टफोलियो आइटम, पोर्टफोलियो डैश आइटम। अब इसके अंदर आप लेंगे एक डिव, जिसको आपने क्लास लगा देंगे टेक्स्ट, क्योंकि इसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है। पहले हम लेंगे H3 का टैग और इसका हम नाम देंगे आइटम टाइटल, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, क्योंकि ये हमारा कंटेंट अब मैप होना है पोर्टफोलियो डॉट डाटा डॉट JSX फाइल के अंदर। तो ये जो आइटम हर सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमने यहाँ पे करना आइटम डॉट टाइटल। अब ये टाइटल कहाँ से आ रहा है, टाइटल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला टाइटल जो है ये यहाँ से आ रहा है। और उसके बाद हमने इसके नीचे एक ले लेना है स्पैन का टैग, या P का टैग ले सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे आइटम और डिस्क्रिप्शन, मेरा वहाँ पे नाम डिस्क्रिप्शन नहीं है, वहाँ पे जस्ट उसका नाम है डिस्क, उसको ले लिया। फिर इसके नीचे जहाँ पे आपका ये टेक्स्ट कंप्लीट हो गया ना, इसके नीचे एक और आप डिव लोगे, जिसको हमने क्लास लगा देनी है इमेज, क्योंकि इसके अंदर हमने अपनी पोर्टफोलियो की इमेज रखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिव, या जस्ट हम IMG करके यहाँ पे एक डिव ले ली, इसके अंदर हम लेंगे एक इमेज और SRC। अब इसके जो सोर्स है इसके अंदर हम लेंगे करली ब्रैकेट्स आइटम डॉट, जो हमने वहाँ पे नाम दिया IMG का, सेव किया। और अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है IMG। अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे अपने पेज के अंदर, तो ये हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन हमें हमारा कंटेंट इस तरह से नहीं चाहिए, हमें एक प्रॉपर वे में चाहिए। तो अब उसको प्रॉपर वे में करने के लिए आप क्या करोगे, आप आओगे अपनी स्टाइल और सीएसएस के अंदर। तो ये हमारा स्टाइल और सीएसएस है, इसको आपने पहले लिंक कर लेना है पोर्टफोलियो कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो कंपोनेंट है। अब डाटा के ऊपर आप आओ जाओ और यहाँ पे लिखो इम्पोर्ट नॉट स्टाइल डॉट CSS, और ये जो आपके पोर्टफोलियो कंटेनर वाली डिव है ना, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो, क्योंकि इसके अंदर हमारा मेन कोड है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो। फिर आप आ जाओ अपने जो इंडेक्स डॉट स्टाइल डॉट CSS है, ये हमारे स्टाइल डॉट CSS आ गई, और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करो। अब ये पोर्टफोलियो कंटेनर की अगर आप विड्थ देखो ना, दूसरे से कम है जो हमारा मेन कंटेनर है ना, तो हम यहाँ पे इसकी विड्थ कम कर देंगे। विड्थ हम इसकी कर देंगे 70%, उसकी थी हमारे पास 90%, और साथ में इसको हम कर देंगे मार्जिन 0 और ऑटो, ताकि इसका कंटेंट भी हमारे पास सेंटर में है। फिर हम यहाँ पे पोर्टफोलियो जो कंटेनर है उसके अंदर जो आइटम है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो उसकी क्लास को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। तो ये हमारे पास क्लास है पोर्टफोलियो आइटम, कॉपी किया स्टाइल और CSS के अंदर, यहाँ पे हम इसको लगा देंगे डॉट, और ये लगा दिया यहाँ पे, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे डिस्प्ले इसका फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि इनके दरमियान स्पेस बन जाए। फिर हाइट इसका हम कर देंगे 400 पिक्सल, 400
पिक्सल, और यहाँ पे मार्जिन इसका हम कर देंगे 2 rem टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 0। साथ में हम इसको कल लगा देंगे बॉक्स शेडो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे RGBA, रेड ग्रीन ब्लू, और साथ में अल्फ़ा 0 इसको हम देंगे रेड, ग्रीन भी 0, और साथ में हम इसको ब्लू 0, और साथ में अल्फ़ा हम इसको देंगे 0.16। डायमेंशन इसको हम देंगे यहाँ पे 0 पिक्सल, 1 पिक्सल और 4 पिक्सल। साथ में इसके ऊपर हम बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देंगे, बॉर्डर रेडियस तो वो इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे 20 पिक्सल। सेव किया और बूम, ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर ये इमेज आ रही है तो उसकी इमेज को भी हमने स्टाइल करना है। उससे पहले ये हमारे पास जो टेक्स्ट है ना इसके अंदर डी, उसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, और साथ में बेशक आप इसको भी थोड़ा सा मार्जिन लगा दो, बल्कि इसको मार्जिन बाद में हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आइटम, अब ये आइटम के अंदर हमारे पास है टेक्स्ट, उसको हमने सेलेक्ट करना है, और टेक्स्ट को हम देंगे हाइट उसको हम देंगे 100%। साथ में हम करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और साथ में फ्लैक्स डायरेक्शन आप कर दोगे कॉलम। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हमने क्यों करना है, क्योंकि ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ना ये हमें बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे चाहिए। इसको सेंटर करने के लिए आप इसके ऊपर पैडिंग भी सेट कर सकते हो, इसको आप लाइन हाइट भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर फ्लैक्स बॉक्स का ही इस्तेमाल करूँगा, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। फिर उसके बाद हम करेंगे इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेव किया और हमारा जो कंटेंट है वो उसी टाइम सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल डॉट लगा दी। सेव किया, अभी हमारा कंटेंट सेंटर में आ गया। अब साथ में ये जो हमारा कंटेंट है थोड़ा सा लेफ्ट पे भी हो, और तो अब हम यहाँ पे इसको जो टेक्स्ट लाइन है वो इसका चेंज कर देंगे। तो टेक्स्ट लाइन इसका आप कर दो यहाँ पे इसको लेफ्ट। अब सेव करोगे, यहाँ पे चेक करोगे तो आपका कंटेंट लेफ्ट पे आ रहा है, और साथ में आपका जो कंटेंट है तो मतलब टॉप और बॉटम से सेंटर के अंदर आ रहा है। अब इसको आप थोड़ी सी यहाँ पे पैडिंग लगा दो, तो पैडिंग आप इसको यहाँ पे लगा दो, पैडिंग उसको हम करेंगे 0 और 2 rem, ताकि थोड़ी सी साइड स्पेस बन जाए। बिल्कुल साथ चिपका हुआ टेक्स्ट हमारे पास वो अच्छा नहीं नज़र आता। अब ये इमेजेस आ रही हैं, तो इमेजेस के लिए हम यहाँ पे इमेज वाली जो डिव है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, पोर्टफोलियो आइटम, यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ, और यहाँ में सिलेक्ट करेंगे IMG वाली डिव, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे सेम तरह से हाइट इसको हम कर देंगे 100% यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर आप IMG को सिलेक्ट करते हैं। IMG को सेव किया और ये हमारे पास इमेज आ गई। अब ये जो हमारे पास IMG है ना इसका हम थोड़ा सा फ्लैक्स चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे उसको फ्लैक्स का हम कर देंगे 50%, ताकि ये 50% में हमारे पास आए 50%। और साथ में बॉर्डर रेडियस वो हम इसको कर देंगे 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस या बॉर्डर डैश रेडियस। और अब इसके अंदर इमेज आ रही है, इमेज को हमने हाइट 100% लगा दी, और विड्थ भी हम इसको कर देंगे 100%। तो क्या होगा कि 100% जब कंटेन करेगा तो प्रॉपर वे में हमारे पास ये इमेज आ जाएगी। लेकिन ये जो टेक्स्ट है इसको हमने फ्लैक्स नहीं लगाया, तो ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसको हम कर देंगे यहाँ पे फ्लैक्स 50%। तो 50% के अंदर ये दोनों बॉक्स हमारे पास बन जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर दोनों सेम तरह से एक ही तरह से टाइटल आ रहा है, और साथ में हमारे पास इमेज आ रही है। अब ये जो इमेज है इसको भी हम बॉर्डर रेडियस लगा देंगे, तो सेम ये जो बॉर्डर रेडियस हमने यहाँ पे लगाया इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करके बूम, अब ये इमेज में हमारे पास सर्कुलर बन गई, और साथ में हमारा टेक्स्ट तो ऑलरेडी ही सर्कुलर था। अब ये पोर्टफोलियो हमारे पास ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। लेकिन अब इसके अंदर आप देखो तो ये जो सेकंड वाला कंटेंट है इसके अंदर आपकी इमेज चेंज हो रही है, और इसके अंदर ये नीचे व्यू प्रोजेक्ट वाला बटन है, इसको भी हम स्टाइल करते हैं। अब ये जो आपकी इमेज है ना सेकंड वाले, ये आपकी थोड़ी सी आ रही है, मतलब इसकी इमेज साइड पे आ रही है और दूसरे वाले की और साइड पे आ रही है। तो अब उसको हमने किस तरह से करना है, उसके लिए सिंपली ये जो आपकी डिव है ना इसको हमने सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे हम पोर्टफोलियो आइटम, इमेज को भी ऊपर आ जाओ यहाँ पे पोर्टफोलियो आइटम, और पोर्टफोलियो आइटम को आप यहाँ पे सिलेक्ट करो कि इसकी जो एंटी एच चाइल्ड है, एंटी एच चाइल्ड यहाँ पे एंटी एच चाइल्ड ये वाला, इसके अंदर आप सिलेक्ट करो और कि जो भी इसके ऑड नंबर होंगे उनको सिलेक्ट करो। उसके अंदर जो टेक्स्ट वाली डिव है ना उसको आप ऑर्डर कर दो 1। सेव किया, और अगर उसको आप चेक करेंगे यहाँ पे, अब देखो अब जितने भी आपके होंगे ना मतलब सेकंड नंबर पे आएंगे उन सब की आपकी इमेज साइड पे होगी और टेक्स्ट साइड पे होगा। अब देखो इस तरह से ठीक हो गया। अब ये आपका पोर्टफोलियो सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फार्म कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास फार्म आ रहा है जिसको हमने क्रिएट करना है। तो इसको क्रिएट करने के लिए सेम आप आओगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे आपके पास कंपोनेंट का फोल्डर है। तो यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करो, इसको आप नाम दे दो फुटर, और सॉरी फुटर नहीं फॉर्म।
अब फॉर्म के अंदर एक और डिव लो जिसको आप नाम दो फॉर्म डॉट कंपोनेंट डॉट JSX, और इसके अंदर एक और फाइल क्रिएट करो जिसको आप नाम दे दो स्टाइल डॉट CSS। अब ये जो फॉर्म कंपोनेंट है इसको आप यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाओ, कांस्टेंट को आप नाम दे दो फॉर्म, और यहाँ पे और इसको आप कर दो यहाँ पे रिटर्न, इसकी वैल्यू हमारे पास रिटर्न हो यहाँ पे, और इसको यहाँ पे आप कर दो एक्सपोर्ट डॉट डिफ़ॉल्ट और साथ में फॉर्म। तो ये आपका फॉर्म यहाँ पे हो गया एक्सपोर्ट। अब ये जो आपके पास डिव है ना, यहाँ पे आप एक लोगे सेक्शन जिसको आप नाम दे दोगे फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर यहाँ पे इसको मैं नाम दूंगा फॉर्म यहाँ पे। अब इस सेक्शन के अंदर हम एक लेंगे H2 का टैग जिसको हम नाम दे देंगे प्रोजेक्ट्स, और इसके नीचे एक और डिव लेंगे जिसका हम नाम दे देंगे फॉर्म डैश कंटेनर, और इसके अंदर एक और डिव लेंगे जिसका हम नाम दे देना फॉर्म, और फिर एक डिव लेंगे जिसका हमने नाम दे देना फॉर्म डॉट कंट्रोल, और फॉर्म डॉट कंट्रोल के अंदर हम लेंगे एक लेबल का टैग, लेबल आ गया, और यहाँ पे हम लेंगे इसको नाम देंगे नेम। इसके अंदर हम लेंगे एक इनपुट का टैग यहाँ पे, और इसके हम टाइप रखेंगे टेक्स्ट, और साथ में इसको हम कर देंगे प्लेस होल्डर इसका हम कर देंगे इंटर यूर नेम, या जस्ट हम नेम लिख के साथ में डॉट डॉट लगा देंगे नेम, और साथ में डॉट डॉट लगा दिया। अब ये जो फॉर्म वाली डिव है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट करेंगे एक दफ़ा, और इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे ईमेल के लिए, और इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे प्लेस होल्डर के अंदर ईमेल, कि यहाँ पे आप अपनी ईमेल को पुट करो। फिर इसके नीचे एक और डिव लेंगे, इसके अंदर जहाँ पे आपका आ रहा है ना ये इनपुट, इंस्टेड ऑफ इनपुट हम यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया के अंदर ये आपका नेम बेशक रहने दो, और ये आपकी रोज भी रहने दो, जस्ट इसका जो है ना लेबल, इसका आप कर दो मैसेज, कि यहाँ पे आपका मैसेज प्रिंट होगा। अब जब ये आपकी कंप्लीट हो गई, फिर आप यहाँ पे एक और डिव लोगे, इसके अंदर आप ये लेबल भी हटा दो, इनपुट भी हटा दो, जस्ट आप एक ले लो बटन का टैग यहाँ पे, और इसको आप लगा दो यहाँ पे सबमिट, कि आपका जो कंटेंट है वो सबमिट होगा, और इसके साथ आप लगा दो इसको क्लास BTN, ताकि पता हो कि ये हमारे पास डिव है BTN के लिए। अभी आपका कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए आप यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS को लिंक कर लो, तो यहाँ पे हम इम्पोर्ट और साथ में डॉट स्टाइल डॉट CSS। अब ये जो फॉर्म वाला कंपोनेंट है ना, इसको हमने मतलब लगा लेना है जो हमारा ऐप कंपोनेंट है ना इसके अंदर, क्योंकि हमने मेन तो यहाँ पे लगाने हैं ना, तो हम यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट और फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म ये वाला इसको आ गया। अब ये फॉर्म को हम यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास आ रहा है ना पोर्टफोलियो वाला कंपोनेंट, तो हम यहाँ पे इसको लगा देंगे, यहाँ पे हम इसको फॉर्म को कॉल कर लेंगे। ये ऊपर हमारे पास है कैपिटल फॉर्म, तो ये हमारे पास हमारा कंपोनेंट लग गया। अब इसको सेव करके अगर चेक करेंगे तो ये हमारे पास इनपुट्स आ रही हैं, और हमारा जो फॉर्म है इस तरह से बिल्कुल बद्दा सा आ रहा है। अब इसको हमें स्टाइल करना है, तो सिंपली हम आएंगे अपने स्टाइल और CSS के अंदर, ये हमारा आ गया फॉर्म, और फॉर्म की ये स्टाइल और CSS। अब इसके अंदर जो पेरेंट इसकी डिव है, मतलब जो सेक्शन है इसका, उसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्म कंटेनर को, इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम आएंगे इसके स्टाइल के अंदर, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसके हम करेंगे यहाँ पे मार्जिन इसका करेंगे 0 और ऑटो। फिर इसके अंदर हमारे पास फॉर्म वाली डिव, उसको हमने सिलेक्ट किया, और इसके हम कर देंगे विड्थ 400 पिक्सल, और साथ में हम इसको कर देंगे मार्जिन 0 और ऑटो। फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, और इसके अंदर डॉट फॉर्म वाली डिव। अब फॉर्म के अंदर हमारे पास एक और क्लास है फॉर्म कंट्रोल वाली, ये वाली, इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, और इसको भी यहाँ पे इसके साथ सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके हम कर देंगे विड्थ इसका हम कर देंगे 100%, और साथ हम इसको कर देंगे मार्जिन इसका हम करेंगे 3 RM टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 0। फिर इसके अंदर हमारे पास लेबल का टैग आ रहा है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, और इसके अंदर फॉर्म, और फॉर्म के अंदर डॉट फॉर्म कंट्रोल के अंदर हमारे पास है लेबल का टैग, तो उसको सिलेक्ट किया, और इसको हम करेंगे फॉन्ट वेट इसका हम कर देंगे बोल्डर, और फिर हम इसको कर देंगे फॉन्ट साइज 1.8 RM, और साथ में मार्जिन बॉटम,
वो हम इसको कर देंगे 1 REM, और साथ में डिस्प्ले कर देंगे इसका इनलाइन ब्लॉक। ठीक हो गया। और इसके अंदर हमारे पास अब इनपुट का टैग है, तो सेम उस तरह उसको भी यहाँ पे मैं स्टाइल कर लूँगा, और यहाँ पे इनपुट को सिलेक्ट किया। अब इनको इनपुट को आपने कर देना है डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि इसके ऊपर हम हर प्रॉपर्टी जो वो अप्लाई कर सकें। वेट्स इसका हम कर देंगे 100%, और फिर पैडिंग इसके हम कर देंगे 1 REM और 2 REM, और साथ में हम इसको आउटलाइन लगा देंगे कि इसके आउटलाइन हमारे पास नन हो, आउटलाइन नन। फिर बॉर्डर इसका हम कर देंगे 1 पिक्सल और सॉलिड। सेव किया। अगर चेक करेंगे तो ये हमारे पास इनपुट्स को भी स्टाइल होना चाहिए। अच्छा, ये हमने यहाँ पे फार्म कंट्रोल और यहाँ पे फार्म कंट्रोल डबल लगा दिए। यहाँ पे हमने लगाना था फार्म कंटेनर। सेव करके आप चेक करेंगे तो ये हमारे पास इनपुट भी स्टाइल होगी। तो ये इसलिए हमारे पास स्टाइल होगी है क्योंकि वो उससे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो लेबल का टैग है इसका टेक्स्ट हमने करना है साइड पे, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे टेक्स्ट लाइन इसका लेफ़्ट, क्योंकि ये हमारे पास लेफ़्ट पे है, तो इसको आना चाहिए यहाँ पे लेफ़्ट पे। और थोड़ा सा इसको हम बैकग्राउंड एक दफ़ा लगा के चेक करते हैं डेड, तो बिल्कुल ये यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसको टेक्स्ट हमारा ये स्टाइल और फॉर्म ये वाला, इसका मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन कर देता हूँ लेफ़्ट, ताकि इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो हमारे पास लेफ़्ट पे है। अब ठीक आ गया। और अब इसका जो बैकग्राउंड मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब जो मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की इनपुट को, वही वाली सेम जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई कर दूंगा जो हमारे पास है टेक्स्ट एरिया उसको भी। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट एरिया को भी विड्थ कर दूंगा 100%, विड्थ 100%, और आउटलाइन इसकी नन, नन हो गया। और बॉर्डर इसको हम कर देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड। सेव किया। अब चेक करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट एरिया भी स्टाइल हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास बटन का टैग है, तो उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे ये फार्म कंट्रोल तक कॉपी किया यहाँ पे, और फार्म कंट्रोल तक कॉपी करने के बाद मैं इसके अंदर जो .btn वाली है उसको भी सिलेक्ट कर लूँगा कि वो वाला फार्म कंट्रोल जिसके साथ हमने btn भी लगाया हुआ है उसका हम टेक्स्ट लाइन कर देंगे राइट। तो बटन हमारे पास राइट पे चला जाएगा। अब अगर चेक करेंगे तो ये बटन हमारे पास राइट पे आ गया। अब इस बटन को हमने स्टाइल करना है, तो सिंपली ये वाली डी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं जो बटन का टैग है उसको सिलेक्ट किया, उसको यहाँ पे लगा देंगे पैडिंग 1 REM और 2 REM। साथ में बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम लगा देंगे येलो कलर, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड के बाद आप इसको फिर अगेन कर दो वेरिएबल और येलो कलर। फिर हम इसको लगा देंगे फॉन्ट वेट इसका हम लगा देंगे यहाँ पे बोल्ड लगा दिया। और कर्सर इसका हम कर देंगे यहाँ पे पॉइंटर, और ट्रांजिशन के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे 0.5 सेकेंड और ईज एंड आउट। ठीक हो गया। अब इस बटन के ऊपर हम होवर करें, इसका स्टाइल हमारे पास चेंज हो, तो यहाँ पे बटन के ऊपर जब होवर किया, होवर करने के बाद इसका बैकग्राउंड हमारे पास हो जाए ट्रांसपेरेंट, और जो फॉन्ट कलर है वो हमारे पास हो जाए येलो। सेव करेंगे। और अब अगर हम बटन के ऊपर होवर करेंगे तो ये बटन भी हमारे पास अच्छे से स्टाइल हो गया। ठीक हो गया। और होवर करने के बाद बल्कि ठीक है, यहाँ तक इसका स्टाइल बड़ा परफेक्ट आ रहा है। तो अभी हमारे पास फॉर्म भी स्टाइल हो गया। और अब इसके नीचे हमारे पास आ रहे हैं ये सोशल मीडिया आइकन्स आ रहे हैं। अभी इसके सोशल मीडिया आइकन्स लगाने के लिए हमें फ़ॉन्ट ऑसम चाहिए। तो फ़ॉन्ट ऑसम लगाने के लिए आप गूगल पे लिखोगे रिएक्ट फ़ॉन्ट ऑसम, ये हमारे पास सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पे हमारे पास CDN लिंक मौजूद है, जहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट ऑसम को अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली ये हमारे पास फर्स्ट पे एक आ रही होगी कमांड, ये फर्स्ट पे आ गई कमांड, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप अपने जो मतलब है ना आपका ये कंपोनेंट टर्मिनल के अंदर आप अपने फोल्डर के अंदर आप इसको लिख दो। यहाँ पे आप CD माई ऐप और माई ऐप के अंदर इसको पेस्ट कर दो। इसको पेस्ट करने के बाद इसके आप
नीचे आओ, ये आपके पास 3 आ रहे हैं, इसको भी आप कॉपी कर लो, क्योंकि हम हर तरह के फ़ॉन्ट ऑसम जो इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरह से। मतलब चाहे ब्रांड के हैं, चाहे हमारे पास सॉलिड हैं, चाहे हमारे पास रेगुलर हैं, जितने भी हम फ़ॉन्ट ऑसम इसके अंदर लगाना चाहे वो सारे इसके अंदर हम लगा सकते हैं। अभी हमने चूँकि सिर्फ लगाने हैं ब्रांड के, तो आप चाहे बेशक ब्रांड अकेले को सिलेक्ट कर लो तब भी ठीक है। अगर आप सारे लगाना चाहते हो तो आप सारे भी लगा सकते हो इसके अंदर। तो मैं यहाँ जस्ट इसकी ये जो ब्रांड वाली है ना NPM, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद ये हमारे पास कमांड कंप्लीट होगी, हम सेकंड इसको पेस्ट कर देंगे, फिर हम कर देंगे इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे है, और नीचे हमारे पास एक और कमांड होगी यहाँ पे NPM सेव फ़ॉन्ट ऑसम रिएक्ट लेटेस्ट, इसको आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप जब भी ये आपकी कमांड कंप्लीट हो, इसके बाद आप अपनी वो वाली कमांड भी यहाँ पेस्ट कर दो। अब हम अपनी थर्ड कमांड यहाँ पे लिखेंगे NPM आई सेव फ़ॉन्ट ऑसम रिएक्ट फ़ॉन्ट ऑसम एट लेटेस्ट, तो ये हमारा फ़ॉन्ट ऑसम इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। अब इसके अंदर हमने एक और प्लगइन भी इंस्टॉल करना है, तो जैसे ये हमारे पास इंस्टॉल होता है, साथ ही हम अपना प्लगइन भी इंस्टॉल कर लें। तो प्लगइन हम लिखेंगे यहाँ पे NPM रिएक्ट और डैश राउटर डैश डाउन, ये हमारे पास एक प्लगइन है। अगर आपको गूगल पे सर्च करके दिखाओ तो यहाँ पे हमारे पास होगा रिएक्ट राउटर डाउन। इससे क्या होता है कि आप अपनी मल्टी पेज वेबसाइट बना सकते हो रिएक्ट JS के अंदर। ये आपके पास समय एक NPM पैकेज होता है जिसकी मदद से आप अपने जो मल्टी पेज वेबसाइट है रिएक्ट JS के अंदर बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है रिएक्ट JS सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो वो हमें अलाउ नहीं करती कि आप बना सको। तो ये अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे इंस्टॉल भी लिखना था, NPM इंस्टॉल और आई और रिएक्ट राउटर डाउन। अब हम यहाँ इक्वल इसको एंटर करेंगे तो ये हमारे पास रिएक्ट राउटर डाउन भी इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम अपने फ़ॉन्ट ऑसम लगा लेते हैं। हम आ जाएंगे फॉर्म के अंदर। अब फॉर्म के अंदर ऊपर जहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है ना स्टाइल है, तो हम यहाँ पे करेंगे अपने जो कंपोनेंट उसको इंपोर्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम दे देंगे, फ़ॉन्ट ऑसम। तो बोल के हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेंगे, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट DP इंपोर्ट। और इंपोर्ट के बाद हमने अपने फ़ॉन्ट ऑसम जो है वो उनको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स करके इसे बाहर आएंगे फ्रॉम, और फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम और रिएक्ट इसको किया। और इसके अंदर आपने जो पहला कंपोनेंट करना वो है होता है फ़ॉन्ट ऑसम आइकन, फ़ॉन्ट ऑसम आइकन। अब इसके नीचे में चाहिए ब्रांड वाले, तो हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर में पहले चाहिए फेसबुक स्क्वायर वाला, तो हम यहाँ पे फेसबुक, या बस इसको बेशक आप ऐसे ही छोड़ को फ्राम कर दो, और फिर आप करो इसको फ़ॉन्ट ऑसम रिएक्ट और ये ब्रांड वाले। अब इसके अंदर हमें चाहिए फेसबुक के लिए, तो फेसबुक के हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल है, तो यहाँ पे FA लिखूँगा, और जैसे फेस लिखूँगा ये मेरे पास मल्टीपल आ गया, तो मैं ये स्क्वायर वाला कर लिया। फिर FA लिंक्डइन, तो यहाँ पे मैं लिंक्डइन जो है उसको सिलेक्ट कर लिया। और थर्ड मैं इसके अंदर कर लूँगा फेसबुक मैसेंजर वाला या FA इनविलैब, जो भी आप करना चाहो। तो मैं यहाँ पे मैसेंजर वाले को कर लेता हूँ, फेसबुक मैसेंजर। तो ये मैंने तीनों कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इन तीनों कंपोनेंट को ना लगाने के आपके पास मल्टीपल तरीके हैं। एक तो ये है, अब यहाँ पे एक डिव लगा के इसको लगा दो, लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं करूँगा, मैं अलग से एक फंक्शन बनाऊँगा। तो ये एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, क्योंकि इसी सोशल मीडिया आइकन जो है ना, ये मुझे चाहिए हमारे जो अबाउट पेज है ना उसके ऊपर भी। अगर आप अबाउट पेज दिखाओ तो मुझे इसके ऊपर भी चाहिए। तो इसके ऊपर मुझे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक अलग कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। अलग कंपोनेंट में डिफाइन करना बिल्कुल आसान है, सिंपली हम यहाँ पे लेंगे एक्सपोर्ट और कांस्टेंट और सोशल आइकन्स, सोशल अंडरस्कोर आइकन्स यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको रिटर्न। रिटर्न के अंदर आप जहाँ ठीक हो गया, और यहाँ पे आप एक डिव लो, डिव का क्लास लगा दो सोशल अंडरस्कोर आइकन्स, और इस सोशल आइकन के अंदर एक और डिव लेंगे, इसको हम लेंगे एक टैग, और एक टैग के अंदर हम लेंगे अपना एक फ़ॉन्ट ऑसम वाला जो ऊपर हमने फंक्शन लिया हुआ है, फ़ॉन्ट ऑसम आइकन इसको, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम पास करेंगे आइकन। तो आइकन के अंदर पहला हमारे पास होगा फेसबुक स्क्वायर वाला, तो हमने फेसबुक स्क्वायर वाले को कर दिया। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे 2 दफ़ा तो 3 दफ़ा यहाँ पे, ठीक हो गया, एक मिनट बस लग गया।
और ये सेकंड के अंदर आपने इसकी क्लास पास कर देनी है, ये जो लिंक्डइन वाली है, एफ ए लिंक्डइन। तो लिंक्डइन हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास आ गया इसका फेसबुक मैसेंजर वाला। तो ये आपके तीनों कंपोनेंट इसके अंदर ला गए। अब इसको कॉल करने के लिए सिंपली आप इस कंपोनेंट का नाम ऊपर दे दोगे, जहाँ पे आपके पास ये डिव ख़त्म हो रही है ना, ये सेक्शन, और सेक्शन से ऊपर वाली डिव और उससे भी ऊपर, जस्ट आप इसको यहाँ पे कॉल कर दो। यहाँ पे आप इसको कॉल कर दिया, और ये जो आपका पहले आ रहा है ना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इसको आप ख़त्म करके यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट सेव करेंगे, और अब अगर हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास ये भी आ गया, और नीचे ये हमारे पास सोशल मीडिया आइकन्स भी आ रहे हैं। और यहीं पे मैं एक टेक्स्ट पे लिख लूँगा, इसके नीचे एक स्पैन का टैग लूँगा, और स्पैन के टैग के अंदर मैं लिख लूँगा मेड। ये जो भी मेरे पास वहाँ पे टेक्स्ट लिखा था ना, उसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसी टेक्स्ट को, और इसी को मैं यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सोशल मीडिया आइकन भी इसके अंदर लग गया। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो सिंपली आऊँगा मैं स्टाइल और सी एस एस के अंदर इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन, इसके ऊपर पैडिंग उसको लगा दूंगा 2 REM और लेफ्ट राइट से 0। फिर इसके अंदर सोशल मीडिया आइकन्स, और इसके अंदर एक का टैग डिस्प्ले, इसका मैं कर दूंगा इन लाइन ब्लॉक, और मार्जिन का कर दूंगा मैं 0 और 1 REM। साथ में ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे 0.4 सेकंड इज इन आउट, और कर्सर पॉइंटर इसका अब इसके अंदर मैं इसके होवर के ऊपर जब करें तो इसका कलर चेंज हो, तो मैं यहाँ पे होवर, और होवर के ऊपर इसका मैं कलर कर दूंगा येलो वाला हो गया। और इसके अंदर जो हमारे पास पैनल का टैग है, जिसके अंदर थोड़ा सा हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे इसको मैं लगा दूंगा पैडिंग 2 REM और 0, और साथ में डिस्प्ले उसका कर दूंगा मैं ब्लॉक। सेव करूँगा, और बूम, ये आपके सोशल मीडिया आइकन भी स्टाइल हो गया, उनके ऊपर होवर इफेक्ट भी लग गया। अब इसके नीचे मुझे फुटर चाहिए, तो फुटर को स्टाइल करना भी बिल्कुल सिंपल सा है। सिंपली आप यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट कर लो, यहाँ पे आप ले एक फोल्डर, उसको आप नाम दे दो फुटर, और फुटर के अंदर आप एक फाइल क्रिएट करो footer.component.jsx, और इस अंदर आप एक और फाइल क्रिएट करो जिसको आप नाम दे दो style.css। अभी आपका फुटर कंपोनेंट है ना, इसके अंदर अभी आप कंपोनेंट क्रिएट करो कांस्टेंट फुटर, और यहाँ पे इसको आप कर दो यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आप इसको ये इस तरह से पास कर दो। अब इसके अंदर आपने जस्ट फुटर लगाना है, फुटर इमेज लगानी है, तो हम यहाँ पे फुटर का टैग लेंगे, और इसके अंदर हम लेंगे इमेज का टैग, और इसको हम SRC के अंदर इसका URL दे देंगे इमेज का। इमेज को पहले हम इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट, और फुटर इमेज फुटर IMG और फ्रॉम, और यहाँ पे हम अपनी फुटर वाली इमेज है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे इमेज मौजूद है फुटर के लिए, तो सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी यहाँ पे ड्रैग करके इसके अंदर ओपन कर लूँगा। आपको ये मिल रही होगी सोर्स कोड के अंदर, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो style.css, और ये फुटर। तो ये हमारे पास ये वाला फुटर कंपोनेंट ठीक हो गया, और इसका हम नाम दे देंगे footer.png। सिंपली हम इसका URL यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब ये जो फुटर है इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट फुटर, साथ में इसको हम स्टाइल भी कर लेंगे। तो स्टाइल करने के लिए इंपोर्ट, और साथ में .style.css, और इसके अंदर हम जस्ट इस फुटर का कोड लिखेंगे। अब इसके अंदर इतना कोई ख़ास नहीं है, जस्ट इसकी जो मेन डिव है ये फुटर वाला टैग, इसको आप कॉपी करो style.css के अंदर। सबसे पहले इसको आप ना एक स्पेसिफिक हाइट वेट सेट कर दो। तो इसकी स्पेसिफिक हाइट वेट कितनी है, जहाँ पे आप फुटर लिखो, और इसको आप लगा दो विड्थ इसकी 100%, और साथ में इसको लगा दो पोजीशन रिलेटिव, और इसके अंदर जो इमेज है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसको हम लगा देंगे विड्थ 100%, और पोजीशन इसके हम कर देंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट, और बॉटम 0। साथ में हम इसको हाइट कर देंगे सेट 200 पिक्सल। सेव किया, और अगर अब हम चेक करेंगे,
अब ये हमारे पास इसका फुटर सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब इसका फुटर, कॉन्टैक्ट अस और बाकी सारे सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना है इसका अबाउट अस, कि जब इस अबाउट के ऊपर हम क्लिक करें तो हमारे पास एक न्यू लिंक ओपन हो जाए जिसके ऊपर हम अपने अबाउट अस पेज को देख सकें। तो उसको हमने किस तरह से क्रिएट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करके बताया था जिसका नाम था हमारे पास रिएक्ट राउटर डोम। अब हमने रिएक्ट राउटर डोम का इस्तेमाल करना है जिसकी मदद से हम अपने कंपोनेंट्स को वहाँ पे लगा सकेंगे। अब देखो दोस्तों, अब हमने इसको लगाना है ऐप के अंदर, app.jsx के अंदर जो हमारा रिएक्ट राउटर है। तो अब जहाँ पे आपका ऐप है ना, सेम यहाँ पे आप लो एक जो आपके पास है ऐप कंपोनेंट एक होम के नाम से ऐप, यही SRC के अंदर है। SRC के अंदर आप एक या फाइल क्रिएट करो, उसका हम नाम दे दो home.jsx। ठीक हो गया। और इसका कंपोनेंट आप यहाँ पे लिखो कांस्टेंट होम पेज और यहाँ पे इसको आप यहाँ पे कर दो, यहाँ पे रिटर्न यहाँ, और इसको आप यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर लो, एक्सपोर्ट होम पेज। अभी आपका जितना भी ऐप के अंदर कोड है ना, app.jsx के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, अच्छा यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ हमने डिफ़ॉल्ट भी लिखना है। अब अगर हम आए अपने app.jsx के अंदर, app.jsx के अंदर आपका जितना भी कोड है, ऊपर आपके जितने भी कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहे हैं, इन सब को काट कर लो। यहाँ पे जस्ट होम पेज को कॉल कर लो यहाँ पे, और ये सारा कोड आप होम पेज के ऊपर डाल दो। फिर आप आ जाओ अगेन app.jsx के अंदर, तो इसको भी काट कर लो, यहाँ पे जस्ट होम पेज को लिख लो। ठीक हो गया। और यहाँ से इसको डिलीट करके और होम के अंदर इन कंपोनेंट्स को भी कॉल कर दो, सेव किया। और अगर हम चेक करेंगे तो हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। क्योंकि हमने इसके ऊपर स्विच लगाना है कि जब हम हमारे पास URL बने अबाउट का, तो हमारे पास अबाउट अस पेज शो हो, अदरवाइज़ हमारे पास जो होम पेज है वो शो हो। तो उसको हमने लगाना है app.jsx के अंदर, तो इसलिए हम app.jsx के ऊपर स्विच सिस्टम लगाएंगे। अब हमारे पास ये कंपोनेंट वाला फोल्डर है, इसके अंदर हम एक और करेंगे, उसको हम नाम देंगे अबाउट पेज, और इसके अंदर हम फाइल क्रिएट करेंगे about.page.jsx, क्योंकि अब ये पेज नहीं, हमारे पास एक कंपोनेंट है। अब हमने इसको एज जो है पेज रीड करना है, उसको हम करेंगे यहाँ पे अबाउट और पेज यहाँ पे, और रिटर्न यहाँ पे, रिटर्न के अंदर आप लिख देंगे अबाउट, यहाँ पे लिखेंगे अबाउट, और फिर यहाँ पे हम कर देंगे एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद हम इसका नाम दे देंगे अबाउट पेजेस। सेव किया तो ये हमारे पास लग गया। अब हम आ जाएंगे अपने जो app.jsx है इसके अंदर। अब हमने यहाँ पे ना जो रिएक्ट राउटर डोम उसको पहले चेक करना है कि मेरे पास इंस्टॉल है कि नहीं। तो अगर आप package.json की फाइल चेक करोगे तो ये आपके पास इंस्टॉल होगा, क्योंकि जब हमने फोंटासम को इंस्टॉल किया था तब मैंने आपको साथ ही इंस्टॉल करवा दिया था। तो अब हम app.jsx के अंदर ही रहेंगे। अब इसके अंदर हमने अब यहाँ पे हम रिएक्ट राउटर डोम का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपेज वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे फिर फ्रॉम, और यहाँ पे अब लिखोगे रिएक्ट राउटर डोम आ गया। अब इसके अंदर हम लेंगे इसका ब्राउज राउटर। इसके अंदर मल्टीपल हमारे पास फीचर्स हैं, ब्राउज राउटर एज राउटर, और फिर उसके बाद राउट, और फिर हम लगाएंगे इसके अंदर राउट्स। ठीक हो गया। अब ये जो आपका ब्राउज राउटर है वो हमने लिया एज अ राउटर, तो हम यहाँ पे राउटर लेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे राउटर। अब इस राउटर के अंदर हम लेंगे राउट्स, किसके अंदर हमारे पास कौन सा राउट्स है, तो ये हमने राउट्स के अंदर ले लिए। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 1 नॉट डबल यहाँ पे 1 और यहाँ पे हम लेंगे राउट, यहाँ पे राउट। अब ये जो आपका होम पेज है उसको आप यहाँ से काट करो और यहाँ पे आप लगा दो राउट, किसके अंदर हमें कौन कौन से राउट चाहिए, और राउट के अंदर आप पाथ इसको देखो कि किस URL के ऊपर आपको कौन सा कंपोनेंट चाहिए। यहाँ पे लिखो कंपोनेंट, और कंपोनेंट हम दे देंगे इसको होम पेज, जैसा हम इसको ऐसे इसका नाम लिख देंगे होम पेज।
और यहाँ पे इसको हमने कर दिया क्लोज। यहाँ पे ये आपका रिएक्ट हो गया नो राउट, और ये आपका रिएक्ट राउटर, और यहाँ पे हमारे पास इसको यहाँ से कर सकते हैं, या इसको हम जस्ट वाल लाइन के अंदर ही क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे हम लेंगे अबाउट, और यहाँ पे हम अपने अबाउट कंपोनेंट को कॉल करेंगे। तो अबाउट कंपोनेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे अबाउट पेज, और अबाउट पेज का हम इसके ऊपर लगा देंगे कि जब ऊपर हमारे पास बने अबाउट यूआरएल तो हमारे पास अबाउट कंपोनेंट आ जाए, अदरवाइज हमारे पास होम आए। अब इसके आगे मैं लिखूंगा अगर अबाउट इंटर करूँगा तो मेरे पास जस्ट अबाउट वाला आ गया, और ये अबाउट के ऊपर जो टेक्स्ट है वो आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये जो अबाउट कंपोनेंट है इसके अंदर सबसे पहले मुझे चाहिए नेविगेशन बार, तो सेम नेविगेशन बार मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा इम्पोर्ट नैव, जैसे मैं नैव बार भी लिखूँगा तो मेरे पास नीचे सजेशन आ जाएगी नैव बार। इसको यहाँ से कट करेंगे, कट करने के बाद हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे। सेव किया, अब चेक करेंगे तो इसके ऊपर हमारे पास नेविगेशन बार लग गई। अब जस्ट मुझे नेविगेशन बार नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट भी चाहिए। अगर आप यहाँ पे दिखाऊँ इसका, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट भी चाहिए और इमेज भी चाहिए। अब ये टेक्स्ट और इमेज किस तरह से आएगा, तो सेम उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। एक सेक्शन का टैग यहाँ पे लेंगे सेक्शन, और सेक्शन हम क्लास लगा देंगे अबाउट अस। अब इस अबाउट अस के अंदर हम एक और डिव लेंगे जिसको हमने क्लास लगा देनी कंटेनर, क्योंकि हमें कंटेंट चाहिए एज अ कंटेनर। फिर हम एक और डिव लेंगे जिसको हम क्लास लगा देंगे टेक्स्ट। इसके अंदर हमने टेक्स्ट लेना है H3 का टैग, जिसके अंदर अबाउट मी, और साथ में मेरे पास आ रहा है इसका लॉरम इप्सम, तो यहाँ पे मैं पी का टैग और यहाँ, और इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे लॉरम का टैग। इसके अंदर जस्ट मैं 15 वर्ड्स ऐड करके, या जस्ट मैं लिख दूंगा लॉरम 20, और ये 20 वर्ड्स का मेरे पास एक पैराग्राफ बन जाएगा। या मेरे पास वही जो लिखा हो उसी को मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। अब इसके नीचे मुझे एक बटन का टैग चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक का टैग लूँगा। तो यहाँ पे एक टैग लिया, और इसके अंदर मैं दूंगा इसको लर्न मोर, लर्न, और यहाँ पे, और अब इसके नीचे मुझे चाहिए कि इमेज का टैग। ये टेक्स्ट की डिव हमारे पास क्लोज हुई, और उसके फ़ौरन बाद मुझे चाहिए एक डिव जिसका हमने क्लास लगा देनी इमेज। अब इमेज के अंदर मुझे एक और डिव चाहिए जिसके अंदर हमने एक डिव लेनी है जिसको हमने क्लास जिसके अंदर हमने इमेज लिख रखनी है। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट्स और फुटर वाली जो इमेज है मेरे पास वो गार्ल की, वो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा। तो ये मेरे पास अबाउट की इमेज यहाँ पे थी फोल्डर के अंदर, ये वाली, इसको ऐसे मैं इंपोर्ट करता हूँ और अपने फोल्डर के अंदर यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेता हूँ। मुझे इमेज भी लगानी है, तो इस इमेज को पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट, और जो मैंने यहाँ पे इमेज का नाम रखता हूँ, बल्कि जो भी आप इसको नाम रख सकते हो, मैं इसको देता हूँ अबाउट इमेज, अबाउट और IMG, और फ्राम के बाद जस्ट हम इसका नाम लिख देंगे स्लैश और about.png। अब ये जो आपका ये वाला डिव है इसको फंक्शन इसको यहाँ पे लिख दोगे, और अगर आप यहाँ पे रीलोड करोगे तो आपको ये इमेज भी आ गई। अब इसको हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए, बल्कि स्टाइल से भी पहले हमने यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन भी लगाने हैं। तो सोशल मीडिया आइकन हमने ऑलरेडी लगाए हुए हैं वो दूसरी फाइल के अंदर, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा सोशल आइकन, तो ये मैं इनको यहाँ से इम्पोर्ट कर सकता हूँ। सेव किया, और ये आपकी इमेज यहाँ पे एंड हो रही है ना, और ये सेक्शन, और इससे ऊपर यहाँ पे आप जस्ट इसको कॉल कर दो, और यहाँ पे जब सेव करके चेक करोगे सोशल मीडिया आइकन भी नीचे आ जाएंगे, और बाकी तो आपका कंटेंट वेल से ही आ रहा है। अब इसको हमने स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए इसके हम लिव का नाम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम style.css की फाइल भी इंपोर्ट कर लेंगे, style.css, और इस फाइल को हम यहाँ पे क्रिएट भी कर लेंगे इसी बोर्ड के अंदर रहते हुए। यहाँ पे style.css, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन सेलेक्ट करूँगा, सेक्शन के अंदर अबाउट अस, और इसको मैं पैडिंग थोड़ी सी कम कर दूँगा, 3 REM कर दूँगा और 0। फिर इसके अंदर हमारे पास डॉट अबाउट वाली डिव है, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे दी हुई ये अबाउट और कंटेनर, बल्कि हमने कंटेनर के साथ ही एक डिव लगा सकते हैं इसको अबाउट के लिए, या इसके अंदर भी हम ले सकते हैं। कंटेनर है तो इसी के साथ मैं खा देता हूँ यहाँ पे अबाउट कॉपी किया, स्टाइल.css के अंदर है,
इसको हम लगा देंगे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि इसका सारा कंटेंट हमारे पास एज अ फ्लैक्स आ जाए, डिस्प्ले फ्लैक्स। और साथ में हम कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट इसका हम करेंगे स्पेस बिटवीन। फिर इसके अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है अबाउट, और यहाँ पे अबाउट के अंदर जो टेक्स्ट है उसको टेक्स्ट लाइन करेंगे, टेक्स्ट लाइन कर देंगे लेफ्ट, और साथ में फ्लैक्स 50%, हाइट इसका हम कर देंगे 100%, पैडिंग इसके हम कर देंगे यहाँ पे 5 REM और 0। सेव किया, आप चेक करेंगे तो ये मेरे पास इस तरह से कुछ स्टाइल हो गया, ठीक हो गया। और ये जो मेरे पास कंटेंट आ रहा है ना, ये वाला, ये बोर्ड को मैं ऐसे कट करके ना इस कंटेनर के अंदर डिव ले लेता हूँ, और यहाँ इसको मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ ये अबाउट के नाम से, और इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे लगा देते हैं। आप इसको चेक करेंगे तो अभी ये आपके आइकन नीचे ही आएंगे, और बाकी आपको कंटेंट जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आ रहा है। अब स्टाइल और सीसेस के अंदर अभी ये अबाउट और इसके अंदर टेक्स्ट भी आपका हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास H3 का टैग है, उसको हम स्टाइल करेंगे। अबाउट के अंदर टेक्स्ट 3 और H3 का टैग, यहाँ पे H3, इसको हम कर देंगे मार्जिन बॉटम। इसको हम करेंगे 2 REM यहाँ पे। फिर इसके अंदर मेरे पास एक टैग है, तो यहाँ पे डॉट अबाउट के अंदर डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर एक टैग, उसको हम कर देंगे पैडिंग हम करेंगे 1 REM और 2 REM। बैकग्राउंड कलर हम करेंगे इसका वेरिएबल, और ये डैश येलो कलर। फिर डिस्प्ले इसका हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक, और इनलाइन ब्लॉक के बाद मार्जिन टॉप इसका हम कर देंगे 2 REM। सेव किया, और अब इसके ऊपर हम अगर होवर करें तो यहाँ से हम होवर, जब इसके ऊपर होवर किया जाए इसका बैकग्राउंड हमारे पास बन जाए ट्रांसपेरेंट। सेव किया, और अब अगर बटन के ऊपर हम होवर करेंगे इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बन गया। साथ में इसके ऊपर हम बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर देते हैं, इसके ऊपर हम यहीं भी बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल और सॉलिड और येलो वाला। हम चेक करेंगे तो इसको बॉर्डर भी अप्लाई हो रहा है, और साथ में होवर इफेक्ट भी आ गया। अभी हमारे पास इमेज है, तो इमेज को स्टाइल करने के लिए सिंपली हम आएंगे अपने कोड के अंदर। तो जहाँ पे टेक्स्ट है ना, इंसर्ट ऑफ टेक्स्ट, मैं यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करूँगा, .img, टेक्स्ट के अंदर नहीं वैसे आना, और इसको मैं लगा दूँगा फ्लैक्स 50% आ गया। और यहाँ पे डॉट अबाउट के अंदर .img, और img के अंदर div, हाइट 400 पिक्सल, साथ में विड्थ भी 400 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50%, ताकि ये मेरे पास एक सर्कल बन जाए। बैकग्राउंड कलर हम वेरिएबल और येलो वाला लगा दिया, और साथ में मार्जिन इसका हम कर देंगे 0 और 8, ताकि थोड़ा सा साइड पे भी हो जाए। और फिर इसके अंदर हमारे पास इमेज आ रही है, उसको सिलेक्ट करेंगे, div और img के अंदर हाइट इसका हम कर देंगे 100%, और साथ में विड्थ भी हम कर देंगे इसकी 100%। 100% आ गया। अब सेव किया, और अब चेक करेंगे तो ये मेरे पास आ गया, ठीक हो गया। अब हमारा अबाउट में भी स्टाइल हो गया, और बाकी भी हमारा सारा स्टाइल हो गया। अब होम के ऊपर क्लिक करते हैं, तो मेरे पास होम वाला कंपोनेंट आना चाहिए। तो मैं आता हूँ अपने ये इस कोड के अंदर, जहाँ पे मेरे पास नैव का कोड लिखा हुआ है। तो ये एंड होम और ये नैव। अब नैव के अंदर इसके ऊपर मैं जस्ट स्लैश लगा दूंगा होम के ऊपर, और ये जो मेरे पास है इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे अबाउट लगा दिया, और यहाँ पे स्लैश भी लगा देंगे, स्लैश अबाउट। और पोर्टफोलियो के ऊपर हम लगा देंगे डैश पोर्टफोलियो। अब ये डैश पोर्टफोलियो इसको हम आईडी लगा देंगे, जो हमारे पास पोर्टफोलियो कंपोनेंट है, ये पोर्टफोलियो कंपोनेंट, और ये वाला यहाँ पे इसको हम कर देंगे आईडी सेट। और साथ में हम आ जाएंगे अपने index.css के अंदर, और इसको हम लगा देंगे स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, ताकि आपका जो स्क्रॉलिंग है वो बिल्कुल स्मूथ हो। फिर उसके बाद अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो इसके ना ये नीचे आ रहा है टाइटल, तो इस टाइटल को हमें किस तरह से जनरेट करना है। तो सिंपली हम आएंगे अपने जो index.css है,
यहाँ पे हमने यहाँ पे H को सिलेक्ट किया हुआ है ना, अब यहाँ पे इसके हम कर देंगे बिफोर के ऊपर H2, और इसका जो बिफोर एलिमेंट है और बिफोर और आफ्टर सुडो एलिमेंट्स है ना, उनको हम स्टाइल करेंगे कंटेंट अब इसका कर देंगे यहाँ पे एम्प्टी, और पोजीशन आप कर दो इसकी एब्सोल्यूट, और साथ में हाइट इसको कर दो 5 पिक्सल, साथ में विड्थ अब इसको कर दो 150 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस का आप कर दो यहाँ पे 2 REM, और बैकग्राउंड कलर आप इसका कर दो येलो वेरिएबल, और ये येलो कलर इसका बैकग्राउंड बन गया। और बॉटम इसका आप कर दो 0, बॉटम 0 कर दिया, और सी इंडेक्स का आप इसका कर दो यहाँ पे 1000। सेव किया, और अब चेक करेंगे तो होम के ऊपर आए तो ये हमारे पास आ जाएगा होम पेज, और इसके नीचे एक हमारे पास लाइन भी ड्रा होगी। ठीक हो गया, यहाँ पे देखो तो लाइन भी ड्रा होगी। और अगर आप अबाउट के ऊपर आओ तो ये आपका अबाउट सेक्शन आ गया। अब होम के ऊपर आके अगर आप क्लिक करो यहाँ पे पोर्टफोलियो के ऊपर तो ये आपका नीचे आ गया पोर्टफोलियो वाला सेक्शन। आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं। और ये जो आपका होम है ना, इसके ऊपर आप थोड़ी सी जो मार्जिन है ना, इसको आप इंक्रीज़ कर दो बेशक, मार्जिन बॉटम आप इसका कर दो यहाँ पे 2 आ रही है, अब थोड़ा आ गया, 2 थोड़ा है, हम इसको कर देते हैं यहाँ पे 5 आ रही है, ताकि थोड़ा इससे और स्पेस बन जाए। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतना ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा कंटेंट नज़र आता है। ठीक है, अभी आपका पोर्टफोलियो सेक्शन भी कंप्लीट हो गया आपका, साथ में फुटर सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन और अबाउट अस सेक्शन, आपके ऑलमोस्ट सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो के हवाले से क्या रहा है। अगर आपको किसी और हवाले से हेल्प चाहिए वेब डेवलपमेंट के हवाले से तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।